वेलकम बैक गाइस। चलो तो शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ मैं लेकर आऊँगा और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एमसीक्यू हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे विल बी डिस्कसिंग 30 एमसीक्यूज़। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करेंगे हम, वैसे 30 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट ये पहला वीडियो था तो मेरे पास कुछ कलेक्शन था बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का, तो ये एक मिसलेनियस है, ये टॉपिक वाइज नहीं है। बट मेरा एंडेवर यही रहेगा कि मैं हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज वीडियोस लेकर आऊँ ताकि आपके प्रिपरेशन में भी बहुत आसानी हो। दिस बीइंग द फर्स्ट वीडियो, और ये मैंने एक रिसेंटली मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था, उसमें मैंने जो क्वेश्चंस यूज़ किए थे उसी के वीडियोस में, मतलब उसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस बिगिन। ऑलराइट, the the Indian Constitution provides a unitary state with subsidiary federal feature rather than a federal state with unitary subsidiary unitary feature। ठीक है ना। इसका मतलब, अब सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको कुछ टर्म्स है जो कि समझ में आना चाहिए कि यूनिटरी स्टेट क्या होता है, फेडरल स्टेट क्या होता है। देखिए, यूनिटरी स्टेट का मतलब होता है कि सेंटर के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड पावर होता है सेंटर के पास। जैसे कि ब्रिटेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी स्टेट। ठीक है ना। वेर एज फेडरल स्टेट वो स्टेट्स होते हैं जिसमें कि जो पावर है दैट हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड, दैट हैज बीन डिवॉल्व्ड अपॉन द स्टेट्स। ठीक है ना। सेंटर बहुत ही लिमिटेड पावर, जो बहुत ही इसेंशियल पावर्स होते हैं, जिसके बिना सेंटर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, उस तरीके के पावर्स को वो रखता है। अदरवाइज सारे पावर्स जो है वो डिवॉल्व कर देता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है। ठीक है ना। किसको? अपने लोअर यूनिट्स को। जैसे कि सेंटर फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फेडरल और उसके नीचे स्टेट्स होते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर फेडरल स्टेट इज यूएसए। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज अडॉप्टेड द फीचर ऑफ ब्रिटेन एज वेल एज यूएसए। ठीक है ना। तो ये हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, वेदर इट इज यूनिटरी और इट इज फेडरल। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स ने अपने व्यूज दिए हैं, उसमें से एक है प्रोफेसर केसी वेयर। ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। सब्सिडरी मतलब मेनली इट इज अ यूनिटरी स्टेट, और उसके साथ ये जो फेडरल फीचर्स हैं वो सब्सिडरी हैं, rather than a federal state with subsidiary unitary features। ठीक है ना। क्लियर है पहला क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए, ये केस लॉज मैंने काफी पिक किए हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस of the Supreme Court held that state do not enjoy sovereignty under the Indian Constitution, as it does not provide for a federal character in a strict sense। ठीक है ना। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट। ठीक है ना। स्टेट हमारे, आपको पता है कि स्टेट जो है ना, वो मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, स्टेट एज यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट इन द सेंस ऑफ आर्टिकल 12। दो आर्टिकल 12 में स्टेट्स की बात की गई है, बट आर्टिकल 12 का यू नो स्टेट के अगेंस्ट अगर आप कोई रिट फाइल करते हैं तो उसमें आप यूनियन को भी पार्टी बना सकते हैं, उस सेंस में स्टेट की नहीं, बल्कि स्टेट एज ए यूनिट की बात की जा रही है, सोवर्निटी की बात की जा रही है। व्हाट इज सोवर्निटी? देखिए, सोवर्निटी जो है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है, एक पॉलिटिकल थेरी है, जिसमें कि कोई भी एक स्टेट होता है ना, उसका वो इंटरनल जो मैटर्स हैं उसके, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे कि जब ब्रिटिश एरा में वी वर कॉलोनाइज्ड, ठीक है ना, तो वी वर नॉट सॉवरेन। लेटर ऑन जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, वी एक्चुअली टुक द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो हमारा जो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? यूनिटरी। वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में कहा गया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरल ऑफ स्टेट। इट इज नॉट अ फेडरल ऑफ स्टेट। तो सोवर्निटी इसलिए स्टेट्स के पास नहीं है, पूरा का पूरा सोवर्निटी जो है सेंटर में लाई करता है। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में आप देखेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इस तरीके से स्टार्ट होता है।
तो पूछा जाता है एक क्वेश्चन की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉवरेनिटी किसके अंदर लाई करता है, तो सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, किस केस में ये कहा गया, ठीक है, कि द स्टेट डू नॉट एंजॉय सॉवरेन पावर, वो कहा गया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एसआर बोमोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड टू बी, अब इसमें कह दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल स्टेट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल इसलिए कहा गया इसको क्योंकि देखिए आपको पता है सेवंथ शेड्यूल जो है, सेवंथ शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट हैं, आपको पता है, देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ठीक है ना, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। अब इसमें कितने एंट्रीज हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बट आपको पता है कि द स्टेट लिस्ट के मैटर में द यूनियन कैन नॉट इंटरफेयर, स्टेट लिस्ट में जो भी एंट्रीज प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरा का पूरा जो है ना वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल डोमेन है किसका, लेजिस्लेशन का, स्टेट्स का, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर ही उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं। इस बेसिस पे कहा गया था कि इंडिया जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल, सॉरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपको दूं ब्रिटेन का, तो वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, वो कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए फेडरल, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जनरली रिटन होते हैं, उसके अलावा भी और सारे होते हैं, तो इसमें से हमें चूज करना है बेस्ट। प्रोवाइड फॉर डिवीजन ऑफ पावर इन राइटिंग, ये भी सही है। डिवीजन ऑफ पावर, एक्चुअली डिवीजन ऑफ पावर की नहीं बात करता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है फेडरल, ठीक है ना। तो एज अ रिटन एंड प्रोवाइड फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर जो होता है, डिवीजन ऑफ पावर, इट इज इट इज डिवाइडेड हॉरिजेंटली, ठीक है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है ना, सेंटर हमेशा ऊपर होता है, उसके नीचे स्टेट्स होते हैं, उसके नीचे फर्दर फर्दर स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, जबकि सेपरेशन ऑफ पावर एक हॉरिजेंटल पावर है, ठीक है ना। ये वर्टिकल पावर हो गया, डिवीजन ऑफ पावर इज अ वर्टिकल पावर, वेयर एज सेपरेशन, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होगा कि आपको पता है कि स्टेट के 3 पिलर होते हैं, क्या क्या, लेजिस्लेचर, उसके बाद होता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि ये तीनों एक दूसरे के का मतलब वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो अमंग द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है ना। चलें आगे, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द टर्म इक्वालिटी, फर्टिलिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। अब आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये देख लेते हैं कि हमारे प्रियम्बल, ये अपना प्रियम्बल है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या यूज किया गया है, अगर आप देखें तो जस्टिस, इसमें सबसे पहले क्या हो गया, जस्टिस, फिर क्या यूज किया गया, लिबर्टी, फिर इक्वालिटी एंड देन फर्टिलिटी, इजंट इट। तो चलते हैं पीछे, देखते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। तो जस्टिस नंबर 1, लिबर्टी नंबर 2, इक्वालिटी 3 एंड फर्टिलिटी 4, यानी होगा 4, सॉरी 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1, 2 कौन है, डी। सो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, विच केस हेल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि केशवानंद भारती में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, उसमें कितने जजेस थे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो केशवानंद भारती बहुत ही एक सेलिब्रेटेड और एक ऐसा केस है जिसने कि एक डिबेट चल रहा था कि हम किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान उसके आसपास में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि काफ़ी मेजर अमेंडमेंट्स लेकर आई वो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पता ये क्वेश्चन उठने लगा कि पार्लियामेंट के पास कितना पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो एक डॉक्ट्रिन का इजाद हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है कुछ, मतलब फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी करिए आप, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। बाद में धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज़ें आ गई कि फंडामेंटल राइट तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उसको आप हटा ही नहीं सकते हैं। उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ गई। उसी तरीके से एक केस था जिसमें कि कहा गया कि प्रियम्बल भी जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रियम्बल जो है ना वो फिलोसफिकल फाउंडेशन ले डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली है क्या, वो आपको प्रियम्बल से पता चल जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर मैं इसकी बात करूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब किस तरीके के हमने खुद ने अपने आप को रिजॉल्व किया है कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे। देखिए ये सोशलिस्ट और सेकुलर जो टर्म्स है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, वही बाद में आए हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हर एक सिटीजन की कुछ चीज़ें जो है वो सिक्योर हो जाए। उसमें जस्टिस है, किस तरीके की, 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम the fraternity, that is brotherhood, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये फिलोसफिकल बैकग्राउंड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक्चुअली हम क्या पाएंगे उसमें। ये आपको प्रियम्बल से, प्रियम्बल इज अ मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चर करार दिया गया किसमें, केशवानंदा में। केशवानंद भारती बहुत ही सेलिब्रेटेड केस है जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल भी बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि विच केस हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी केशवानंद भारती में भी कहा गया था, ठीक है ना। ये भी कहा गया था किसमें, केशवानंद भारती में ही कहा गया था कि प्रियम्बल, इसमें क्या कहा गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें कहा गया कि ये पार्ट है। क्योंकि रे बेरोबेरी एक केस हुआ था जिसमें कहा था, ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये भी डिबेट आ गया था, तो फिर फर्दर बाद में ये भी केशवानंद भारती में सेटल हुआ कि नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ को किस तरीके से डिफाइन करता है, लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखिए आर्टिकल 13 को आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 एक्चुअली ये कहता है कि कोई भी एक्ट, एनी एक्ट किस तरीके के, आर्टिकल 1 मतलब 13(1) में और 13(1) जो है ना, वो ये कहता है कि एग्जिस्टिंग लॉज। तो एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जिसको हमने रिपील नहीं किया है, जैसे कि ब्रिटिश एरा में कुछ लॉज बन गए, उसको हमने रिपील नहीं किया, उसको यूज कर रहे हैं, दोज आर एग्जिस्टिंग लॉज। एक तो ये 13(1) में कहा गया है और दूसरा कहा गया है जो अब हम लॉ बनाएंगे, ठीक है ना, कमिंग लॉज। तो ये जो लॉज है ना वो फंडामेंटल राइट चैप्टर से, यानी चैप्टर पार्ट 3 से, वो क्या है, पार्ट 3 से, दे शुड नॉट स्ट्राइक डाउन, दे शुड नॉट violate, in true sense if we see, they should not interfere, they should not struck down, they should not violate uh, any of the rights that is confirmed under part 3 of the Indian Constitution, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लॉज आते हैं, उसमें ऑर्डिनेंस आते हैं, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स एंड यूसेज, ये सारी चीज़ें लॉज में आती हैं।
and all these things having force of law in the territory of India. Correct? Moving on. In which one of the following cases it was held that law made under Article 368 would be subject to Article 13 Clause 2 like any other law? बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये. किस केस में कहा गया था? सबसे पहले तो एक कंट्रोवर्सी आ गई थी कि जो 368 है क्या ये अमेंडिंग पावर की बात करता है. अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है. ये पावर गिवन है इसमें 368 में. अमेंड कर दिया गया बहुत सारे पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट को. कहा गया कि these laws मतलब the amendments would not be considered as law under Article 13. ये कंट्रोवर्सी उठी क्योंकि इससे ये कहना चाह रहा था पार्लियामेंट कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को किसी हद तक अमेंड कर सकते हैं, और ये जो लॉ जो इनकंसिस्टेंसी की बात की जाती है आर्टिकल 13 में वो अप्लाई नहीं होगा इस पे. मतलब हम इसको कोई भी अमेंडमेंट अगर हमने कर दिया तो वो अगर पार्ट 3 के राइट्स को भी वायलेट करता है तो ये स्टॉप डाउन नहीं होगा. ये कहा गया था इसमें. तो ये कंट्रोवर्सी फिर से उठी. तो ये फाइनली सेटल किस में होती है? ये होती है गोलकनाथ केस में. उसमें कहा गया था कि नहीं, जो अगर कोई भी लॉ है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर रहे हैं तो वो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. ठीक है. मूविंग ऑन. Supreme Court of India has adopted a new approach for interpretation of concept of equality in. एक केस हुआ था, बहुत ही सेलिब्रेटेड केस है, और इस केस को ये केस था ईपीरोएपा केस, जिसमें कहा था कि आर्टिकल 14 जो है ना वो इक्वालिटी के साथ साथ एक और बात करता है. इक्वालिटी के साथ साथ बात करता है नॉन आर्बिट्ररीनेस एंड रीजनेबलनेस की बात करता है. ठीक है. आज इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया गया कि आर्बिट्ररीनेस इज एंटीथेसिस टू द इक्वालिटी. ठीक है. तो एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो केस हुआ था हमारा मेनका गांधी वाला, मेनका गांधी केस, जिसमें कहा गया था कि अगर प्रोसीजरल लॉ भी अगर है, प्रोसीजरल लॉ भी है जो आर्टिकल 21 में टर्म यूज किया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ. ठीक है ना. प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ जो यूज किया गया आर्टिकल 21 में, इसमें ये कहा गया था कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है वो नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए और रीजनेबलनेस होना चाहिए. इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ईपीरोएपा में जो ले डाउन किया गया था, और इसी के बेसिस पे मेनका गांधी में कहा गया था कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. ठीक है ना. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. ठीक है. ऑलराइट. मूविंग ऑन. In which of the cases of Supreme Court the transgenders were categorized as socially and एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट केस है नालसा वाला, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है ना. वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर्स को भी हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में रखेंगे, और सेंटर से ये डायरेक्शन दिया था सेंटर को. डायरेक्शन मतलब एक तरीके से सजेशन दिया था कि आप इनको कैटेगराइज कर दीजिए. Okay, next question is, which of the following cases constitutionality of section 27 of the Indian Evidence Act was challenged for violation of article 20 clause 3 of the constitution. अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या है. ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है. ये क्या बात करता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है. मतलब नो बडी शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ.
ठीक है ना, इसकी बात करता है। फिर इसके ग्राउंड पर क्यों आर्टिकल सेक्शन 27 को चैलेंज किया गया, क्योंकि सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द लॉ। क्यों? देखिए, सेक्शन 25 कहता है कि द कन्फेशन मेड to a police officer is not admissible in the court of law, will not be allowed to be proved. Section 26 ये कहता है कि any confession made by an accused person to any person in the custody of police will not be admissible until unless it is made in the immediate presence of a magistrate. इन दोनों सेक्शन के बावजूद सेक्शन 27 क्या कह रहा है? सेक्शन 27 ये कह रहा है कि इस तरीके की कन्फेशन में अगर कोई एक नया इंफॉर्मेशन निकल के आता है जिससे एक नए फैक्ट की डिस्कवरी होती है, तो दैट पर्टिकुलर फैक्ट, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट थ्रू विच द न्यू डिस्कवरी हैज बीन मेड, दैट स्टेटमेंट अगर डिपोज्ड ऑफ इन विल बी अलाउड टू बी डिपोज्ड ऑफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ दिस गोज, मतलब ऐसा, ये सेक्शन 27 इज सच अ कंट्रोवर्शियल लॉ बिकॉज दैट इट हैज बीन द सोल रीजन फॉर कस्टोडियल टॉर्चर इन इंडिया। एंड बहुत सारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं फॉर सच एज 154th लॉ कमीशन का, 180th लॉ कमीशन का, 177th लॉ कमीशन का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 27 को आपको अमेंड करना पड़ेगा या फिर रिपील ही कर दीजिए उसको, क्योंकि दिस हैज बीन रीजन फॉर यू नो, और फोर्सफुली उसको क्या करते हैं, वो कन्फेशन के लिए कंपेल करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है ना। एंड दैट इज हाउ it comes in conflict with article 20 clause 3, but अभी तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिड करार दिया गया है। एंड दिस इशू केम अप इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन, रिलीजियस फ्रीडम जो आर्टिकल 25 में बात किया जाता है, गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, ये तीनों के साथ इसके सब्जेक्ट टू है, मतलब यू हैव फ्रीडम टू रिलीजन बट सब्जेक्ट टू दीज प्रोविजंस, राइट। नेक्स्ट इज, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी जनरल बिपिन रावत का देहांत हो गया, उसके लिए it was a great loss to the nation, and he was the first CDS, that is Chief of Defense Staff. And actually this post was created to bring in coordination, between the three arms of the defense forces, that is the army, navy and air force. क्या होता था कि वॉर के टाइम में आर्मी को कभी कभी क्या होता था कि एयरफोर्स की जरूरत पड़ जाती थी, तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था अमंग दी फोर्सेस। सो एक ऐसा सेंट्रल पोस्ट क्रिएट किया गया ताकि जिससे कि ये तीनों फोर्सेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो पाए। एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज जनरल बिपिन रावत, जिनका देहांत हो गया, शहीद हो गए हैं हम कहेंगे। और दिस गिव्स अस अ चांस टू लुक इनटू the security apparatus that we use in our defense forces, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे ये अधिकारी थे, मतलब आप समझ लो कि कितना चेक हुआ होगा उस क्राफ्ट को उड़ाने से पहले, बट स्टिल, राइट। सो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट कमांडर की बात की जा रही है, तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कमांडर तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, द ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब क्या ग्राउंड हो सकता है, सिर्फ एक ही ग्राउंड हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दो ही इज अ, कहा जाता है कि वो एक डेकोरेटिव फ्लावर पोट हैं, फ्लावर पॉट हैं, बट स्टिल द इम्पीचमेंट कैन ओनली बी डन, इम्पीचमेंट इज व्हाट, रिमूवल प्रोसेस, ठीक है ना। For the violation, if there are allegations for the violation of constitution, then only
impeachment proceeding can be initiated against the president. All right. Next is, who among the following administers oath to the president of India? Of course, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाएंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या पोजीशन है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली? प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल को तो यही अपॉइंट करते हैं, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी। तो बट इन सब में जो मोस्ट पावरफुल कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर आपको देखो, प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट का काम कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर दोनों एक दिन एब्सेंट हो गए तो इनका प्रेसिडेंट उस दिन के लिए कौन बनेगा? सीजीआई बनता है, ठीक है ना। हिदायतुल्ला एक बार बने थे इस तरीके से, जस्टिस हिदायतुल्ला, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, इसलिए प्रेसिडेंट को ओथ यही लॉजिकली भी देख लो आप। ऑलराइट। Which of the following legislative house is presided over by a non-member of the house? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हाउस है कि जिसका जो मुखिया होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। लोकसभा स्पीकर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट असेंबली भी, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं या चेयरपर्सन, वो डिफैक्टो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है ना। The satisfaction of the president means the satisfaction of council of ministers and not his personal satisfaction. This was held in which case? ठीक है ना। आपको पता है कि the president has to act according to the aid and advice of the council of ministers headed by prime minister, और बहुत सारे जगह पे प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक बार हुआ क्या कि प्रेसिडेंट ने खुद से डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके वो सेटिस्फेक्शन के लिए अपना खुद का वो कर लिया कि मतलब फ्रीली एक्ट कर लिया विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये मैटर गया कोर्ट में। तो इट वाज हेल्ड दैट इसमें शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया कि नहीं, स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं उनको उनका जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है उनका नहीं होता है, बल्कि he has to act always according to the aid and advice of the council of ministers. तो यहाँ पे अगर वो नहीं करते हैं तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, और दैट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट, ठीक है ना, जो कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following motion cannot be moved in राज्यसभा? तो देखो यहाँ पे ना ये सब किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में होता है, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा इज अ पीपल्स हाउस, और कहा जाता है कि लोगों का विश्वास मत सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, ठीक है ना। राज्यसभा में लोगों द्वारा नहीं चुन के आते हैं प्रतिनिधि, इसलिए राज्यसभा में ये कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है। Under which article of the Constitution the Prime Minister is duty bound to furnish information to the President? यानी जो भी डिसीजन ले रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ठीक है ना, वो सारा का सारा है ना, क्योंकि देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट होता है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो पीएम जो है ना वो उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है। तो ये कहा गया है सेक्शन 78 में। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आप ये इसमें कुछ नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अच्छा, एक एनजैक आपको पता है क्या है? एनजैक इज नथिंग बट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक एक्ट आया था, क्योंकि अभी भी एक डिबेट होता है ओपेकनेस ऑफ जुडिशरी। ओपेकनेस ऑफ जुडिशरी की बात की जाती है कि जुडिशरी जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर आई थी जिसको इट वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन ग्राउंड दैट द मेंबर कॉन्स्टिट्यूटेड नॉन जुडिशियल मेंबर्स, मतलब मेंबर ऑफ द कॉलेजियल दैट वाज एडवोकेटेड बाय एनजैक,
were consisting of non-judicial members, and that is how it violated the concept of separation of power and independence of judiciary, and that is how it was struck down. तो किस केस में कहा गया था ये? So it was said in सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको। ये केसेस ऐसे मैंने पिक किए हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज जज और मेंबर ऑफ। तो ये जो प्रोविजन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर या जज बनाने के लिए ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 126, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। हु मे अपॉइंट एडहोक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ऑफकोर्स प्रेसिडेंट का तो रोल होना ही होना चाहिए, बट सीजेआई विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सीजेआई ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन इनका कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। कोई भी मैटर हो, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, वो फाइनली हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कुछ मैटर्स है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। तो उसमें से कुछ, जैसे कि किसी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, स्टेट्स और वन एंड मोर स्टेट टुगेदर एंड सेंटर, इनके बीच में स्टेट, इस तरीके का डिस्प्यूट हमेशा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट जो होता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आता है क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ये आप बताएंगे कि होता क्या है, व्हाट इज स्टेयर डिसाइसिस, इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच आर्टिकल। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लॉ, द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर लॉ। ठीक है ना, एंड इट इज बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द लोअर कोर्ट्स। I mean, it is not binding upon the Supreme Court in that sense because it can also be altered by the Supreme Court. But हाँ, जब तक अल्टर नहीं किया तो it is binding upon the Supreme Court as well. ठीक है ना, तो ये 141 में इसकी बात की गई है, राइट। द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये जो डॉक्ट्रिन है कि मतलब जो लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, उसका किस टेरिटरी, कितने टेरिटरी तक वो एक्टिव रहेगा, तो वो सारा जो है वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन होता है, वो आर्टिकल 245 में प्लेस्ड है। ठीक है, एंड क्वेश्चन इज रेसिडुअरी पावर क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था अभी कि शेड्यूल जो 7 है उसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, किसकी? यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। ठीक है, तो जिसके जिसके डोमेन में जो फॉलो करता है उसका तो एक्सक्लूसिव पावर है, ये कंकरेंट लिस्ट में दोनों का पावर है। लेकिन रेसिडुअरी पावर वो होता है कि जो कहीं नहीं फॉलो करता है ना, तो जो ऐसे मैटर जो किसी तीनों लिस्ट में से कहीं पे भी नहीं है, उनको रेसिडुअरी मैटर्स कहा जाता है। और वो जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होता है कि उस मैटर्स के ऊपर लॉ जो है वो पार्लियामेंट ही बना सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए इसको। आप अगर करेंगे तो फिर मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है। और आई प्रॉमिस यू कि मैं डेली वीडियोस लेकर आऊँगा। डेली एमसीक्यू तो करेंगे ही करेंगे यार, एमसीक्यू से बहुत बहुत हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन में। तो लॉ के ऊपर भी, बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, जैसे कि जीएस पे भी कर लिया कभी साइंस पे भी कर लिया। तो लॉ तो हमारे सारे स्टेट के जुडिशरी में काम आएगा। जीएस
जहाँ जहाँ पे जैसे कि यूपी बिहार में पूछा जाता है तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा आपका। ऑलराइट, सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर लेना इसको और शेयर कर देना थोड़ा। शेयर करने से क्या होता है ना कि थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर।